हेलो गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। वेरी वार्म वेलकम गाइस। बज गए हैं सुबह के 7 और हम और आप करेंगे आज की अखबार की सुर्खियों की बात। राइमिंग हो गया, क्या बात है। आइए शुरुआत करते हैं बहुत प्यारी सी। कल मेंस का रिजल्ट, आज रिजल्ट क्या बेसिकली आंसर की आउट हो गई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो यार, बहुत अच्छा लगा और बड़ी खुशी हुई। बहुत अच्छे अच्छे नंबर देखने को मिल रहे हैं। अगर अभी तक भी आपने अपने मेंस के नंबर ना भरे हो ना, क्योंकि अभी आपको नंबर्स के आधार पर ही आपको वो भरना होगा, पोस्ट प्रेफरेंस भरनी होगी। तो पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरें, क्या भरें, ये सब चीजें जो हैं ये हम आपको बता देंगे। आप मेरे टेलीग्राम पे मैंने फॉर्म डाल दिया है, मेंस वाले बच्चे जो भी जिनके रिजल्ट आ चुके हैं आप लोग उसको भर दीजिएगा, ठीक है। आ जाओ। तो हमने कल आपसे पूछा था कि बताइएगा कि बताइए कौन से जो हमारे फर्स्ट रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट कौन था। तो आपने सही बताया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया जिनका नाम है सुकार्नो। एकदम सही, शाबाश। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आज की न्यूज देखते हैं। देखिए डेवलपिंग नेशंस में, या मैं कह दूं बड़े देशों में, जो सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट आ रही है ना जीडीपी की, हाईएस्ट ग्रोथ रेट वो आ रही है इंडिया की। बड़े देशों की बात कर लें तो इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, चीन हो गया, यूएसए हो गया, ये सब बड़े देशों में काउंट किए जाते हैं। तो इसमें रशा हो गया, इसमें हाईएस्ट ग्रोथ रेट आईएमएफ ने बोला है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला है। आईएमएफ का कहना है कि देखिए साहब ऐसा है 6.5% होगा। एक बहुत बेहतरीन बात बताता हूं, हुआ क्या था, ये ग्रोथ रेट ना हमारे आरबीआई ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी लास्ट ईयर ही, अगले साल ऐसा ऐसा होगा। तब वही आईएमएफ था जिसने बोला था नहीं नहीं पता नहीं ये लोग कैसे प्रेडिक्शन करते हैं, और जी हमारा प्रेडिक्शन तो ना 6.25% और 6% का आ रहा था। उन्होंने 2 बार रिपोर्ट अपनी रिवाइज करी थी, और अब वही आईएमएफ फिर से वही कह रहा है, अरे नहीं साहब वो तो ना सही कह रहे थे, वो तो एक्चुअल में ना इतना ही है, उनका जो ग्रोथ रेट है वो 6.5 आएगा। तो जो हाथ हम कह रहे थे पहले वही इवेंचुअली सही भी हुई है। अच्छा फिर देखिएगा, तो आईएमएफ की बात समझ आ गई। आईएमएफ की चीफ कौन है अभी? क्रिस्टीना लेग्रार्ड, यस, या क्रिस्टीना जॉर्जीवा। आईएमएफ हो गया। आईएमएफ कैसे पैदा हुआ था? आईएमएफ एक जुड़वा भाई है किसका? वर्ल्ड बैंक का। 1944 में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये दोनों पैदा हुए थे। इनको ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से निकले थे और इनको ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है, ठीक है। चलिए बोला है यूएस का ग्रोथ रेट 0.1% कम होगा। खैर इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आप सोच रहे होंगे इंडिया का 6.5% और यूएस का 2.1%, तो क्या हम इनसे ऊपर पहुंच गए? ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। सुनो एक चीज समझना, अगर 100 रुपए 110 रुपए हो जाएं तो क्या लगता है कि अरे वाह 10% इंक्रीज हो चुका है ना। लेकिन दोस्त अगर एक बात बताओ, अगर 10,000 रुपए में, ठीक है, अगर 10,000 रुपए में मान लो कि 10,000 रुपए में क्या हुआ, 10,000 रुपए में लेट्स से 500 का इंक्रीज हो गया, ठीक है, 500 का इंक्रीज हो गया, तो देखने में क्या लग रहा है, अरे ये तो सिर्फ 5% ही इंक्रीज हुआ है। लेकिन भाई ये इंक्रीज 500 का है, ये इंक्रीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि यूएस वगैरह की इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत बड़ी है और इसको कंपेयर करा जाता है उनकी एग्जिस्टिंग जीडीपी से, क्योंकि उनकी एग्जिस्टिंग जीडीपी ऑलरेडी बहुत बड़ी है, इसलिए उनका परसेंटेज ऑफ ग्रोथ कम आता है। समझ गए? तो ऐसा नहीं है कि इसका मतलब हुआ कि इंडिया की इकोनॉमी उनसे बड़ी हो गई है, इसका मतलब यह कि इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट उनसे ज्यादा है, इंडियन इकोनॉमी उनसे बड़ी नहीं है, ठीक है। चलिए फिर देखिएगा, मोदी जी ने 65 लाख ओनरशिप प्रॉपर्टी कार्ड्स बांटे हैं। क्या है ये कहानी समझना दोस्त। एक बात आती है सन 2021 की, मुझे याद है ये न्यूज जब 2021 में आई थी ना, मैंने तब पढ़ाई थी, यानी आज सोचिए 4 साल होने हो, 3.5 जिस दिन की न्यूज है ये 24 अप्रैल की, 25 अप्रैल को मैं ये पढ़ा रहा था। ये न्यूज मैंने उस समय याद है स्टूडियो में खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, आज से 4 साल पहले की, 3 साल पहले की बात है। पीएम स्वामित्व योजना। पीएम स्वामित्व योजना क्या थी आपको पता है? हमारे जो गांव होते हैं वहां पर जमीन का हिसाब किताब नहीं होता, वहां बस यही है कि जिसकी जमीन चली आ रही है, पहले दादाजी की थी, फिर पिताजी की हुई, फिर हमारी हो गई है, तो वहां पर जमीन के कार्ड्स नहीं होते, प्रॉपर्टी कार्ड्स नहीं होते आमतौर पर लोगों के पास में। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि वो लोग बैंक से लोन नहीं ले पाते, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, अगर आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो सिक्योरिटी के रूप में आपको अपने जो इसके पेपर्स होते हैं जमीन के वो आपको रखवाने पड़ते हैं। लेकिन क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी के पेपर होते ही नहीं, इसलिए वो बैंक से लोन नहीं ले पाते। बैंक से लोन नहीं ले पाते तो वो अपने बिजनेस यानी कि अपने खेती को बड़ा नहीं कर पाते। ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार के बिजनेस को बड़ा करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, प्रॉफिट की आवश्यकता होती है। जैसे किसी इंसान को खाने की आवश्यकता होती है ना, अपना फलने फूलने के लिए, उसके अलावा उसके बिना उसकी मृत्यु हो जाएगी, बिल्कुल उसी अनुसार किसी भी बिजनेस की भी जो यहां की खुराक होती है वो होती है मनी। तो मनी अगर नहीं मिलेगा तो कोई बिजनेस भी मृत्यु हो जाएगी, बिजनेस भी डेथ हो जाएगी, बिजनेस की भी।
तो अभी इसीलिए क्या है कि जो गांव के लोग थे ना, उनको लोन नहीं मिल पा रहा था, तो खेती धीमे धीमे कम हो रही थी। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया, पीएम स्वामित्व योजना की शुरुआत करी। कब करी? 24 अप्रैल। क्या होता है उस दिन? पंचायती राज दिवस होता है। 24 अप्रैल 2021 में क्या किया, बोले देखो ऐसा है, हम पूरे गांव का ना क्या कराएंगे, हम ड्रोन से पूरे गांव का सर्वे करा देंगे। उसी हिसाब से हम सारे पूरे प्रॉपर, जैसे मान लो इतना बड़ा ये पूरा एरिया है, इसमें ऐसे हम पूरा ड्रोन से सर्वे करा देंगे। ऐसे करके मान लो कोई प्लॉट ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, हम ऐसे करके सारे प्लॉट निकाल देंगे और उसके बाद हम इन्हीं सारे प्लॉट्स का प्रॉपर प्रॉपर्टी कार्ड्स बनवाएंगे और सौंप देंगे उन लोगों को, माने जमीन के कागजात सौंप देंगे उन लोगों को। तो साहब अब ये सोचिए, 65 लाख किसानों को ये कार्ड सौंप दिए गए हैं। इसका मतलब अब क्या होगा, 65 लाख लोग अब लोन ले पाएंगे बैंक जाकर के। 65 लाख किसान अब अपने बिजनेस यानी कि अपनी खेती में, उनके लिए तो वही बिजनेस है, वही उनका रोजगार है, वो अपनी खेती में अब लोन लेकर के अपनी खेती को बड़ा कर पाएंगे और ज्यादा पैसे कमा पाएंगे, अब वो और प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्वामित्व योजना। स्वामित्व की फुल फॉर्म क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग इंप्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। मैपिंग विद इंप्रोवाइज टेक्नोलॉजी का मतलब है ड्रोन और सैटेलाइट के थ्रू मैपिंग, ये मतलब होता है इसका। तो इसकी फुल फॉर्म बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आइए फिर देखते हैं मूसी रिवर हेरिटेज साइट। आपको मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई है, आपको बताया है उसमें मूसी नदी कहां है, कहां है। मूसी नदी तेलंगाना में पड़ती है, हैदराबाद में है। तो बेसिकली हैदराबाद पता है जब पनपा था, बसा था, कोई भी शहर हमेशा ही क्या होता है, किसी ना किसी नदी के पास ही बसता है। पूरी सभ्यता भी, इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लो। तो होता क्या है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नदी जो है वो आपको खाने पीने सबका सामान, आपको खेती करने के लिए पानी देती है, पीने के लिए पानी देते हैं। इसीलिए कोई भी सिविलाइजेशन हमेशा नदी के पास आती है, कोई भी शहर हमेशा नदी के पास बसाया जाता है सबसे पहले। तो पूरा हैदराबाद मूसी नदी की वजह से बसा था। ये हिस्टोरिकली इतनी इंपॉर्टेंट नदी है और आज के टाइम पे सब भूल गए हैं। इसकी इतनी गंदी हालत है, गंदगी इसमें, ये देखिए गंदगी ही गंदगी इसमें पड़ी हुई है। अभी क्या हुआ, एक संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड हेरिटेज फाउंडेशन। ऐसा समझ लीजिए एक ग्रुप है लोगों का जो हर 2 साल में क्या करते हैं, पूरी दुनिया में एक लिस्ट निकालते हैं कि ऐसे कौन से पुरानी चीजें हैं जिनको बचाया जाना जरूरी है, जो कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनवायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इस बार मूसी नदी को डाल दिया है हेरिटेज साइट में, डाल दिया है वर्ल्ड हेरिटेज फोरम ने। ये देखिए ये वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने क्या किया, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट में डाल दिया है। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड ने वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट में डाल दिया है। इससे होगा क्या, ये हर 2 साल में लिस्ट बनती है। अब इससे होगा क्या, इससे अब वो इसकी साफ सुथरा रहे, ये सफाई रहे, इसके लिए ये पैसा देंगे। इसी के साथ और क्या होगा, ये बताएं, ये यहाँ टूरिज्म प्रमोट होगा, यहाँ नदी को साफ रखने के तरीके ये बताएंगे। और अब क्या है, ये सबकी नजरों में आ गई कि भाई मूसी नदी का ध्यान रखना है। तो एक ग्लोबल लेवल पे, या मैं कह दूं प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन के तौर पर हम इसको साफ कर पाएंगे। ये फायदा होता है इसका, समझ गए आप। सवाल सिर्फ इतना आएगा, बताओ इस बार कौन सी नदी को, भारत की किस नदी को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड में जगह दी गई है, सिर्फ इतना ही प्रश्न आएगा, ठीक है। फिर देखिएगा इंडिया का पहला प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन लॉन्च हो गया है। क्या है ये, देखिए ये कंपनी है बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है पिक्सेल। बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है। उस स्टार्टअप ने क्या किया है, एक साथ वैसे कुल मिला के उनको 14 सैटेलाइट उनको स्पेस में भेजनी है। तो 14 सैटेलाइट भेजनी है, जिसमें से इस साल उन्होंने बोला है, मतलब पहले चरण में 6 सैटेलाइट भेजेंगे। 6 में से 3 सैटेलाइट उन्होंने भेज दी हैं स्पेस में। देखिए एक प्राइवेट कंपनी अपनी 3-3 सैटेलाइट भेज रही है, वो भी इंडियन प्राइवेट स्टार्टअप 3-3 सैटेलाइट भेज रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है वर्ल्ड के लिए कि इंडिया एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में कितना आगे जा चुका है कि आज हमारे अपने स्टार्टअप्स एक साथ 3-3 सैटेलाइट ऊपर भेज रहे हैं। ये सैटेलाइट किससे भेजा गया है, ये स्पेस एक्स के रॉकेट से भेजा गया है। ये सैटेलाइट क्या करेंगे जाकर के, ये हाइपर इमेजिंग से लैस है, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग। सर ये क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है जैसे हम लोग अपनी नेकेड आइज से देखते हैं तो हमको तो बहुत छोटी सी चीज, एक आदमी हमको मान लीजिए नॉर्मल दिखाई पड़ता है। जो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस होती है ना, ये बहुत डीपली तक देख लेती हैं किसी भी चीज को। इससे ये एनवायरमेंट में जो पॉल्यूशन, एयर में जो पॉल्यूशन प्रेजेंट है, वाटर में जो पॉल्यूशन प्रेजेंट है, जो अगर मान लीजिए कोई भूकंप आने वाला, ये सब देख सकते हैं। तो ये सैटेलाइट जब हमको मिल जाएंगी तो सोचिए कितना फायदा होगा, इससे हमारे जान माल हम सब चीजों को कितना फायदा होगा। बस यही कहानी है। तो ये पहला इंडियन स्टार्टअप बन गया है जिसने सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन भेजा है। सर सैटेलाइट तो पहले भी स्टार्टअप भेज चुके हैं, सुनिएगा मेरी बात को। सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन मतलब एक साथ कई सैटेलाइट भेजी हैं। तो इसका नाम क्या है, पिक्सल नाम है इसका, बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है ये, ठीक है। चलो, और गूगल बैक्ड है ये। तो इसका नाम क्या है, इसका फायरफ्लाई सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन, मतलब उस कॉन्स्टलेशन जो सैटेलाइट भेजी है तो उनका नाम क्या है, उनको फायरफ्लाई बोल रहे हैं उनको, ठीक है।
फिर देखिएगा वाह भाई वाह, देखिए अभी आपको पता है इंदिरा गांधी स्टेडियम जो कि नई दिल्ली में है, वहां पर वर्ल्ड खो खो वो हो रहा था, वर्ल्ड कप हो रहा था, खो खो का वर्ल्ड कप खेला जा रहा था। और साहब उसमें जीता कौन है पता है? खो खो वर्ल्ड कप इस बार किसने जीता? खो खो वर्ल्ड कप जीता है इंडियन खो खो टीम ने, इंडियन मेंस टीम ने भी और इंडियन विमेन्स टीम ने भी। तो इंडियन मेंस टीम और इंडियन विमेन टीम ये दोनों लोग विजयी हुए हैं, इन्होंने वर्ल्ड खो खो चैंपियनशिप को, वर्ल्ड खो खो के वर्ल्ड कप को जीत लिया है इन्होंने। तो पहला वर्ल्ड कप था ये खो खो का, और इसको जीता कौन? इंडियन मेंस और इंडियन विमेन दोनों जीते। हराया किसको? नेपाल मेन और नेपाली विमेन, इनको हराया गया। आइए, इंडियन ओपन बैडमिंटन हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज नहीं रही, ये भी वही इंदिरा गांधी स्टेडियम में ही हो रहा था, लेकिन अफसोस इसमें कोई भी इंडियन प्लेयर नहीं जीत पाया। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था ना कि ये होने जा रहा है, अभी हो गया, खत्म भी हो गया। इसमें कोई इंडियन प्लेयर नहीं जीता। इसमें फर्स्ट प्लेयर कौन आए हैं? इसमें फर्स्ट आए हैं विक्ट्री हुई है जिनकी, विक्टर की विक्ट्री हुई है। देखो नाम बहुत टेढ़े हैं लेकिन हम लोग शॉर्टकट से याद करेंगे। विक्टर की विक्ट्री हुई है। तो मेंस सिंगल में कौन जीता? विक्टर जीते हैं। और कुछ नहीं याद रखना है इसमें, इतना भी काफी है, बस एक मेंस सिंगल, विमेन सिंगल। विमेन सिंगल आन सेंग योंग, आन से योंग, बस आन से यंग। तो यंग जो है, विमेन जो है, महिला जो है वो यंग है थोड़ी, आन से यंग, बस कदम कहानी। तो विक्टर की हुई है विक्ट्री और आन से यंग, और यंग की महिला जो है वो यंग है। ये लोग इंडियन ओपन बैडमिंटनशिप में जीत गए हैं। फिर देखेंगे ज्ञानेंद्र सिंह साहब को डीजी माने हेड अपॉइंट करा गया है सीआरपीएफ का। सीआरपीएफ क्या होता है साहब? सीआरपीएफ का अर्थ होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। देखिए हमारे वहां जो पुलिस एक सब्जेक्ट है वो राज्य सरकारों का है, माने किसी भी राज्य की, किसी भी आप कोई भी आप पुलिस देखते हैं वो राज्य सरकार के अधीन होती है, उन्हीं की बात मानती है। अब मान लीजिए कभी केंद्र सरकार को पुलिस की आवश्यकता पड़ जाएगी तो क्या करेगी? भाई देखिए आर्मी को बुला नहीं सकती, क्योंकि आर्मी का काम देश का बॉर्डर के ऊपर अगर कोई मान लो अटैक कर दे तो उसको रक्षा करने का है। आर्मी का काम इधर पुलिसिंग करने का नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का नहीं है, वो काम पुलिस का होता है। तो जब केंद्र को कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है तो केंद्र के पास में, केंद्र अपने खुद के लिए पुलिस रखता है कि अगर मान लीजिए कोई राज्य भी विफल हो रहा है, वो अपनी पुलिस से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करा पा रहा है, तो केंद्र सरकार क्या करती है? अपने पास में रिजर्व में पुलिस रखती है, उसी को बोलते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। उनका काम यह होता है कि अगर मान लीजिए कहीं पर मान लीजिए कोई कहीं दंगे हो गए तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पुलिस भेज देती है वहां पर। ये बहुत ही ज्यादा हाईली ट्रेंड होते हैं ये लोग। तो सीआरपीएफ वही है। तो सीआरपीएफ की बात करेंगे तो इसके डीजी कौन अपॉइंट कर दिए गए हैं? ज्ञानेंद्र सिंह साहब, ये आईपीएस होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे कौन, इनका टेलीग्राम क्या है? इनका टेलीग्राम है अमन एसआरवी। आइए सवाल देखते हैं क्या क्या सवाल है। चलो तो अच्छा हाँ, ये अभी तक पहले ये बताना है, आज का होमवर्क बताऊं आपको क्या? आज का होमवर्क ये है, सब लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देखिएगा ना, 25 तारीख को ना एक हमने आपके लिए 12 घंटे की मैराथन लगवाई है। 12 घंटे की हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं इस चीज को आपके लिए लाने की। इस पूरी मैराथन को बहुत हिट करना है, क्योंकि 12 घंटे इट्स इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू स्पीक। तो हम सब अपनी तरफ से मिलकर के सर को मोटिवेट कर रहे हैं, आप भी मोटिवेट करिए, और हम सब मिलकर के बहुत ही तगड़ा कंटेंट जो है, पूरी टीम मिलकर के बहुत तगड़ा कंटेंट जो है वो क्रिएट कर रही है, बहुत ही तगड़ा। तो आप लोगों के लिए लगाया हुआ है 25 को सुबह 12 बजे से लेकर मतलब दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ये चलेगा। 12 घंटे का होगा ये, तो ध्यान रखिएगा, इससे जुड़िएगा। इसीलिए इस इवेंट को आज ही जाके लाइक कर लीजिएगा जरूर से, और हर हाल में लाइव रहिएगा सैटरडे को। आइए सवाल करते हैं। देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या बोला है कि साल 2025 और 26 में कौन से बड़े देश की विकास दर सबसे अधिक रहने का अनुमान है? भारत। और कौन सा? फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के वर्तमान प्रबंध निदेशक मैनेजर डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा, या जाए कौन? क्रिस्टलीना जॉर्जिवा, राइट। फिर स्वामित्व योजना का फुल फॉर्म क्या है? हमने बताया था, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इंप्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, माने सैटेलाइट और ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। कब लॉन्च किया गया था? 24 अप्रैल 2021, नेशनल पंचायती राज डे के दिन, ठीक है। आएंगे आगे, कौन सी इंडियन रिवर को हाल ही में इंक्लूड करा गया है मॉन्यूमेंट के तौर पर वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड ने? तो यहां पर इंक्लूड करा गया मूसी रिवर। कहां पर है ये? आप याद करिए, भीमा, मूसी, याद आया? सब तेलंगाना वाली रिवर से ही, हैदराबाद में है। फिर बात करेंगे कौन पहला इंडियन प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसने अभी हाल ही में फायरफ्लाई सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन भेजा है? फायरफ्लाई उपग्रह तारामंडल किसने भेजा? मतलब कई सारी सैटेलाइट भेजी है। आंसर पिक्सल आ जाएगा। कहां गया? पिक्सल। फिर बात करेंगे हाल ही में कौन सी टीम है जो मेन और विमेन दोनों में खो खो कैटेगरी में जीत गई है? तो ये आ जाएगी भारतीय खो खो टीम है, ये यहां पर रही। फिर कौन सा मेन सिंगल टाइटल अभी इस बार किसने जीता है? विक्टर की विजय हुई है, तो विक्टर एक्सेलेस ये आ जाएंगे। फिर बात करेंगे महिला सिंगल में कौन जीता है? महिला यंग है, माने ये आ जाएंगे ताइजू यंग, पीवी सिंधु, कैरोलिन, माने यंग से यंग, अन से यंग, ये बढ़िया है, येन से यंग, ठीक है।
चलिए, किसको अपॉइंट करा गया डीजी ऑफ सीआरपीएफ? द आंसर इज ज्ञानेंद्र सिंह, ये आ गया। अच्छा, ये न्यूज ना इसमें 21 और 22 दोनों की है, ध्यान से सुनिएगा। 21 और 22 कल नहीं हुआ था ना, मेरे टूथ एक था, पता नहीं क्या यार, मेरे दांतों के संग अलग कहानी रहती है, यहां से पता नहीं कौन सी चीज, एक बोन एक दूसरे के ऊपर ना, पता नहीं क्या कार्टिलेज जो है वो थोड़ी ओवरलैप कर रही है, कभी कभी पता नहीं है, दूसरी बार हुआ है कि इसमें ऐसा हो गया था। बट पहले डॉक्टर को दिखाया था, बोले सर्जरी होगी, 3 साल पहले बोले थे सर्जरी होगी, मैंने कहा बस ये नहीं करानी है, मुंह के अंदर कौन सर्जरी करा लेगा यार, उन्होंने सीधा बोला, बोले सर्जरी होगी, डॉक्टर्स को तो सिंपल होता है, सीधा सर्जरी करा दो, खत्म कहानी। तो अब सर्जरी से तो मैं भाग रहा हूं बहुत ज्यादा, खैर अब सही है। तो देखिए क्या हो जाएगा, सीआरपीएफ वाला देख लिया, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, फिर देखिएगा, और हाँ दूसरी चीज क्या बता रहा था कि 21 और 22 दोनों दिन का करंट अफेयर्स ना इसमें है, तो आपकी कोई न्यूज नहीं छूटी अब, ठीक है। एंड हाँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना इलेक्शन के लिए वो 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बन गए हैं, 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। इनकी न्यूज जो है ये हम आपको कल कराएंगे, इन्होंने क्या क्या वादे करे हैं वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। एंड गाइस, ये 24 तारीख तक ही है ये वाला, आप लोग जितने भी ये ना लिया हो ना, 24 तक है, 5 दिन के लिए आप लैब की ऐप पर आकर के पूरा कैसे नोट्स बनाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ा जाता है, कि टॉपिक कैसे डिटेल में, कल करी थी इकोनॉमिक्स, मजा आया था, मजा आया था, कल हमने करी थी, कल हम लोगों ने इकोनॉमिक्स करी थी, बैंकिंग करी थी। आज भी आप सब लोग आना, 29 रुपीज में आप सब आ सकते हो उस क्लास में, तो आप सब आना उसमें, शाम को 6:30 बजे मेरा सेशन होगा, इनफैक्ट आप सारी क्लासेस ही कर सकते हो 29 में, 24 तारीख तक की। तो उसमें ये होगा, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है इकोनॉमिक्स में, मैं पूरा आपका बैंकिंग पूरी पढ़ा रहा हूं इस समय, नेशनलाइजेशन क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, ये सब कुछ जितनी भी चीजें होती है ना, ये सब बताऊंगा, कॉल मनी, शॉर्ट मनी और सीआरआर, एसएलआर, ये सब बताऊंगा उसमें। तो 6:30 बजे मेरा क्लास होगा, आप सब लोग एप्लीकेशन पर कर सकते हो, 29 तक का है, 24 तारीख तक खूब फायदा उठाओ इसका, जितना फायदा उठा पाओ उतना फायदा उठाओ आप इसका, ठीक है। चलिए बढ़िया, टाटा करते हैं, बाय करते हैं। और बच्चों ये अब आपको मिलना शुरू हो गई है, जिनको ने नहीं बोली है आप लोग टाइमली ऑर्डर कर लीजिएगा। मैं अब बस मेरे अभी मेरी बुक कुरियर में है, मेरी बुक तो मेरे हाथ में आ जाए, फिर मैं इसका सेशन ले लूंगा, इसको कैसे याद करना है आपको ये, ठीक है। जो जीएस वाली किट भी पूरी सबको कुरियर हो चुकी है, जिनके जिनके पहुंच ही रही होंगी, मोस्टली लोगों के पास पहुंच भी गई हैं, और जिनके पास भी आ गई है ना, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग करिएगा, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है sarvi.aman, sarvi.aman, और आप मेरे को टैग करिएगा, शेयर करिएगा अपनी स्टोरीज में, और मैं उसको रीशेयर करूंगा, बड़ा अच्छा लगता है, आप लोगों के हाथों में किताबें देख करके ना बड़ा अच्छा लगता है, तो आप लोग इसको करिएगा, मैं रीशेयर करूंगा उसको, ठीक है। चलिए बाय, अच्छा गाइस, अब 10 बजे मिलते हैं। और हाँ बच्चे लोग, जिनने लोग भी ना आप लोगों को हमारे साथ में पढ़ना हो ना, तो आप लोग बेस्ट सब्सक्रिप्शन जो होता है ना, वो होता है महापैक का। एसएससी या रेलवे, आपको जो भी महापैक लेना हो ना, आप अगर एसएससी कर रहे हो तो इसमें 1 साल तक के सारे सब्सक्रिप्शन फ्री होते हैं, सारे, मतलब लगभग 1 लाख के बैचेस इसमें हम फ्री देते हैं एसएससी महापैक में, और रेलवे वाले में रेलवे के बैचेस फ्री देते हैं। तो ये आपका 6000 का है, 3599 का पड़ेगा। द कोड इज, याद कर लीजिए, रट लीजिए, LAB लैब, ठीक है। ये है, इसके थ्रू आपका बहुत अच्छा खासा ऑफ आ जाता है, यहां पर 40% का ऑफ आ जाता है आपको पूरा, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।